इस दौरान पीएम मोदी ने आदिवासी स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा को भी पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। बता दें कि 27 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये महोत्सव चलेगा, जिसमें जनजातीय कला और संस्कृति की झलक मिलेगी। आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला का उत्सव मनाने वाला कार्यक्रम है। ये तस्वीरें आपके सामने। रोजगार, जॉब क्रिएशन बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा हुआ है देश। आदि महोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदि महोत्सव का आगाज किया। तस्वीरें आपके सामने। दरअसल दिल्ली में इस आदि महोत्सव का आगाज हुआ है और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह का उद्घाटन किया है। पारंपरिक कला, संस्कृति, शिल्प, खान पान और खासतौर पर आदि महोत्सव जनजातीय के लिए ये जो संस्कृति है उनकी, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पारंपरिक कला का उत्सव मनाने वाला ये कार्यक्रम माना गया है। इस दौरान अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हर एक स्टॉल पर जाते हुए प्रधानमंत्री और वहां की चीजों को देखते हुए, चूंकि ये हस्तकला का नमूना है, हाथों से इसे बनाया गया है। 27 फरवरी तक ये कार्यक्रम रहेगा आदि महोत्सव, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह किया है। दिल्ली में आदि महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। आदि महोत्सव में तमाम उन हस्तशिल्पों को सामने रखा गया है जो लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। उनमें उनकी परंपरा, उनकी कला झलकती है। 27 फरवरी तक ये महोत्सव स्टेडियम में चलेगा। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हर एक स्टॉल पर जाकर न सिर्फ प्रधानमंत्री उन चीजों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, बल्कि जो स्टॉल के लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। 27 फरवरी तक ये समारोह चलना है। आदिवासी समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण ये कहा जा सकता है। दरअसल 27 फरवरी तक इस कार्यक्रम में जो हस्तशिल्प हैं और तमाम जो कला है, परंपरा है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके स्टॉल लगाए गए हैं। आदि महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि भी अर्पित की, जिन्हें अपना भगवान आदि समाज मानता है। साथ साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी इस दौरान मौजूद रहे। 27 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में यह महोत्सव चलेगा। जनजातीय कला और संस्कृति की झलक इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, उनका वाणिज्य, जो उनकी परंपरा है, कला है, उसका उत्सव दरअसल ये मनाया जा रहा है इस कार्यक्रम के जरिए। 27 फरवरी तक ये महोत्सव चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले उद्घाटन किया और अब वो अवलोकन कर रहे हैं तमाम स्टॉल्स पे जाकर। ये देखिए, वहां की जो झाड़ू थी पारंपरिक, उसको भी देख रहे हैं हाथ में उठाकर प्रधानमंत्री, और हर एक जो चीज वहां पर रखी गई है उसके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं बजट सत्र की। बजट सत्र के दूसरे चरण का चौथा दिन है और आज भी बजट पर बहस जारी रहेगी। प्रश्नकाल से शुरू हुई विधानसभा की कार्रवाई, जिस पर बजट पर 3 बजे विपक्ष तो 4 बजे मुख्यमंत्री गहलोत जवाब देंगे। कई अहम मुद्दों पर सवाल जवाब होंगे। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के दूसरे चरण का चौथा दिन है और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 बजे बजट बहस पर अपना जवाब देंगे। तमाम जो सवाल पूछे जा रहे थे बजट को लेकर, उसी पर आज मुख्यमंत्री जवाब देंगे। इसके साथ साथ सतीश पूनिया आज अलग भूमिका में आपको नजर आने वाले हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष की जगह प्रदेश अध्यक्ष पूनिया बोलेंगे। सीएम के रिप्लाई से पहले बजट पर पूनिया बोलेंगे और सदन में सरकार के बजट की घोषणाओं की जाहिर तौर पर कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कटारिया आज इस्तीफा दे सकते हैं। गुलाब चंद कटारिया आज इस्तीफा दे सकते हैं। विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे। साथ ही सीएम के रिप्लाई के बाद इस्तीफा देने की संभावना दिखाई जा रही है। कटियार को असम का राज्यपाल बनाया गया है। 22 फरवरी को शपथ वो लेंगे असम के राज्यपाल के तौर पर, और इसीलिए आज वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री का जवाब आएगा तो उसके बाद इस्तीफा गुलाब चंद कटारिया की तरफ से हो सकता है। गुलाब चंद कटारिया आज इस्तीफा दे सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका गुलाब चंद कटारिया की रही। इससे पहले वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 8 बार के विधायक रहे, 1 बार के सांसद रहे। बड़ा कद उनका बीजेपी के अंदर, लेकिन गुलाब चंद कटारिया चूंकि असम के राज्यपाल
नियुक्त किए जा चुके हैं। 22 फरवरी को उनको शपथ लेनी है और ऐसे में आज माना जा रहा है कि विधानसभा की सदस्यता से वो इस्तीफा दे सकते हैं। बाबूलाल, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सीधे बाबूलाल का रुख करते हैं। बाबूलाल, क्या जानकारी मिल रही है? गुलाब चंद कटारिया आज कितने बजे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? वो विधानसभा जिसमें उन्होंने दशकों निकाले। जी, करीब 5 बजे का वक्त जो है वो तय माना जा रहा है, जब सदन के नेता अशोक गहलोत जब रिप्लाई देंगे बजट के बाद, उसके बाद जो है माना यही जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर और विधायक के तौर पर आज गुलाब चंद कटारिया अपना इस्तीफा दे देंगे। तो विधानसभा की सदस्यता से उनका आज जो इस्तीफा हो जाएगा हर हाल में, क्योंकि कल से विधानसभा है नहीं और फिर कटारिया के जो हैं स्वागत समारोह हैं, कल सुबह उनको टी पार्टी दी जाएगी वसुंधरा राजे की ओर से। कल शाम को वो अपने जो शुभचिंतक हैं उनको लंच पे बुला रहे हैं, उसके बाद में वो उदयपुर चले जाएंगे, मेवाड़ का दौरा करेंगे। तो आज आखिरी कार्य दिवस है, यानी कि ये जो बजट सत्र में जो बीच में ब्रेक आएगा उससे पहले का। तो तय यही है कि पहले सतीश पूनिया बोलेंगे, उसके बाद में सदन के नेता अशोक गहलोत का जवाब आएगा बजट पर, और उसके बाद में राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे कद्दावर बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया आज इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि अब वो संवैधानिक पद पर जा रहे हैं और उनका बहुत लंबा करियर रहा है राजनीति में, उन्होंने कई मिसालें कायम करी है। तो आने वाले दिनों में जो भी बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष होगा उसके सामने बड़ी चुनौती होगी कि जो कटारिया ने जो लकीर खींची है उस पर वो किस तरह से चल पाते हैं। उनका जो जीवन था वो सादगी से भरा हुआ रहा है और जो जितने भी यहाँ पर विधायक है वर्षों तक उनसे सीखते रहे हैं और जब भी वो बोले हैं तो उसकी गूंज दूर तक हमेशा से सुनाई पड़ी है। तो आज का दिन बहुत ही भावुक लम्हा होगा जब गुलाब चंद कटारिया आखिरी बार विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। अगली मर्तबा जब वो आएंगे तो यहाँ पर महामहिम राज्यपाल बन करके आएंगे, जब राजस्थान की विधानसभा उनका स्वागत करेगी और उनके संबोधन को सुनेगी। लेकिन आज वो बोलेंगे नहीं, जब नेता प्रतिपक्ष की जगह सतीश पूनिया बोलेंगे तो वो सुनेंगे। तो आज कई चीजें वो सिखा करके भी जाएंगे कि किस तरह से विधानसभा की गरिमा का ख्याल रखना है। बहुत सारी मर्यादा उन्होंने बनाई है, वो जो लकीर खींच के जा रहे हैं उस पर अमल करना, उस पर चलना बीजेपी के नेताओं के लिए बहुत कठिन रास्ता होगा। बिल्कुल बाबूलाल, चूंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो बहुत तीखे सवाल पूछते आए हैं लगातार सरकार से, और ऐसे में क्या अब जो आने वाली भूमिका में कोई भी नेता होगा, क्या उतनी बड़ी जो लकीर उन्होंने खींची हुई है उस पर वो कायम कर चल पाएगा? ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि आप बता रहे हैं कि आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सतीश पूनिया की भूमिका हमें देखने को मिलेगी, लेकिन चूंकि आज आखिरी दिन भी गुलाब चंद कटारिया का एक विधायक के तौर पर भी सदन में रहने वाला है, तो क्या ये माना जाए कि विदाई समारोह के दौरान उनका एक संबोधन भी सदन के अंदर हो सकता है? जी, हो सकता है, वो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो अब सक्रिय राजनीति में नहीं लौटेंगे, क्योंकि पहले मदन लाल खुराना राजस्थान के राज्यपाल थे, फिर दिल्ली में जाके उन्होंने चुनाव लड़ा था। यूपी में ऐसा हो चुका है, बीबी रानी मौर्य राज्यपाल रही हैं, फिर वहां पर चुनाव लड़ करके वो मंत्री बन गई हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ पर कुछ भी संभव है, मगर फिलहाल क्योंकि उम्र का तकाजा यही कह रहा है कि गुलाब चंद कटारिया अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और वो संवैधानिक पदों पर ही रहेंगे, इसलिए उनको राज्यपाल बना करके असम भेजा गया है। पार्टी उनका लाभ लेती रहेगी और जहां भी मौके आएंगे वहां पर गुलाब चंद कटारिया नेता गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आए और अब असम के राज्यपाल संवैधानिक पद, लिहाजा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी की सदस्यता से भी वो इस्तीफा दे सकते हैं। शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जयपुर से आज की बहुत बड़ी खबर, गैंगस्टर लॉरेंस की आज कोर्ट में पेशी होगी। सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। लॉरेंस को बख्तरबंद गाड़ी में कोर्ट ले जाया जाएगा। पुलिस ने कोर्ट में पेशी की पूरी तैयारी कर ली है। आज लॉरेंस की कोर्ट से रिमांड पुलिस मांग सकती है। कल देर रात आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई से लंबी पूछताछ भी चली थी। कमिश्नरेट के सीनियर पुलिस अफसर मौजूद थे उस दौरान। कल पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर जवाहर सर्किट थाने में लेकर आया गया था लॉरेंस को। फायरिंग केस में ये गिरफ्तारी
और अब पूछताछ का लंबा दौर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि पुलिस आज रिमांड मांग सकती है लॉरेंस बिश्नोई की, कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। लेकिन बड़ी बात यह कि वो वीसी के जरिए उसकी पेशी होगी। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी क्यों? की रात को जी क्लब पे जो फायरिंग हुई थी उसमें प्रोडक्शन वारंट पर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करके पंजाब से जयपुर लाया गया था और जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में ही कल रात भर जो है लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की गई और आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी थी लॉरेंस बिश्नोई की। ऐसे में अब साफ हो गया है कि सुरक्षा कारणों की हवाला देते हुए जयपुर की पुलिस ने कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि लॉरेंस बिश्नोई की जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए और कोर्ट ने पुलिस की दलील को मानते हुए कोर्ट वीसी के जरिए पेशी की जो मंजूरी है वो दे दी है। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई की जो कोर्ट की जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाहर सर्किल थाने से ही होगी। चूंकि सुरक्षा जो कारण थे वो सबसे ज्यादा अहमियत थी जिनके बारे में कोर्ट को बताया गया। चूंकि लॉरेंस को लाना और ले जाना उसके लिए काफी सुरक्षा जो व्यवस्था थी उसको अपनानी पड़ रही थी, साथ में उसकी जान को भी खतरा है या गैंगवार, क्योंकि लॉरेंस के भी कई सारे दुश्मन है। ऐसे में हर तरह की चीजों को रोकने के लिए जयपुर की पुलिस ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी और आखिरकार कोर्ट ने इसकी मंजूरी देने के बाद अभी साफ हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई की पेशी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और वहीं पर रात भर चली पूछताछ के बाद में दौरान जयपुर के जो उच्चाधिकारी थे कमिश्नरेट के अजय पाल लामा, कैलाश बिश्नोई, एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत, डीसीपी ज्ञानचंद यादव, तमाम जो अधिकारी थे वो मौजूद रहे, स्पेशल टीमें मौजूद रही और हुई पूछताछ के बाद में अब आज वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पे विष्णु कोई जानकारी मिल रही है कितने दिन की रिमांड पर पुलिस मांग सकती है? देखिए, जिस तरह के गंभीर मामले लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ है तो ऐसे में 2 से 5 दिन का करीब 3 से 5 दिन का जो रिमांड है वो जयपुर की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई का ले सकती है। 3 से 5 दिन का रिमांड लिया जा सकता है और उसके बाद वापस जब रिमांड की अवधि पूरी होगी तो हो सकता है दोबारा भी इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाए। लेकिन यदि जब जयपुर पुलिस की रिमांड की अवधि खत्म हो जाएगी लॉरेंस की, तब उसके बाद में आने वाले वक्त में उनको हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में रखा जाएगा। ये बात भी बहुत लगभग हद तक साफ हो चुकी है। और उसके बाद जो राजस्थान में अन्य जिलों की पुलिस है जहां जहां पर धमकी रंगदारी के मामले दर्ज है लॉरेंस और उनकी गैंग के खिलाफ, उन मामलों में भी संबंधित जिले की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके रिमांड पर ले सकती है और उसकी पूछताछ की जा सकती है। जी, यानी लंबी पूछताछ का दौर हमें देखने को मिलेगा। विष्णु, चूंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ये कल शाम की तस्वीरें हैं जब जयपुर लेकर आया गया था राजस्थान पुलिस की तरफ से। वहां सुरक्षा घेरा जबरदस्त दिख रहा है, लॉरेंस बिश्नोई हमें लाल घेरे में दिख रहा है। ऐसे में इस वक्त अभी सुरक्षा की क्या तैयारी, क्या बंदोबस्त दिख रहा है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई चूंकि पंजाब की जो है न्यायिक परीक्षा में था, वहां जेल में बंद था। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के ट्रांजिट को लेकर के यानी एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस बनी हुई है और उन्हीं गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वीडियोग्राफी करते हुए लॉरेंस को लाया गया था। बाकायदा उसकी जो वेन थी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया था वो एकदम बख्तरबंद गाड़ी, यदि कहीं कोई फायरिंग की भी नौबत आती तो भी गोलियां जो है उस गाड़ी को छलनी नहीं कर सकती है। ऐसे में साथ में कोर्ट की जो हिदायत ये भी है कि कहीं पर भी ले जाते वक्त में लॉरेंस को कहीं रोका नहीं जाएगा रास्ते में, यानी कि जो एनकाउंटर कैसे कोई स्थिति ना है कि वो भागने का प्रयास करे, कहीं उसको गोली मार दी जाए। ऐसे में तमाम प्रोटोकॉल को, तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जयपुर की पुलिस पंजाब से लॉरेंस को यहाँ लेकर के आई थी और यहाँ भी थाने के आसपास सीसीटीवी के जरिए संदिग्धों की निगरानी की जा रही है। हर हरकत पर जो संदिग्धों की हरकत है उसकी निगरानी की जा रही है। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा कारणों के मद्देनजर पेशी आज लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में होगी। कितने दिन की रिमांड मिलेगी, लगातार अपडेट न्यूज 18 राजस्थान आपको देता रहेगा। फिलहाल बड़ी खबर का रुख करते हैं, उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर अस्पताल से बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। एमबी हॉस्पिटल से 11 दिन का बच्चा चोरी हो गया। संदिग्ध महिला ने अकेली मां को गुमराह किया। जन्म प्रमाण पत्र बनाने गए थे परिवार के 2 सदस्य, इस दौरान ये चोरी हो गई। हॉस्पिटल की पार्किंग में परिवार सो रहा था, बच्चा चोर महिला मां से बच्चा लेकर फरार हो गई। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। बजे की करीबन ये सोए हुए थे तो छोटा बच्चा इनके पास में था। एक संदिग्ध महिला आई और बच्चा इनको धोखे में रख करके लेकर चल गई। सीसीटीवी फुटेज वगैरह तलाशी करवा रहे हैं, जाब्ता सब तरफ लगा दिया है तलाशी के लिए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस डाल दिए हैं। प्रयास हम कर रहे हैं। किस तरह का वारदात, किस तरह उसको की, कैसा धोखा, किस तरह? औरत इसके पास में ही घूम रही थी पहले,
और फिर इसको वॉच कर रही थी, ये लोग कुछ सामान वामान लेने गए और उस बच्चे को ये उठा के चल गए। कमलेश हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। कमलेश, हैरान कर देने वाली बात है कि हॉस्टल से ही बच्चा चोरी हो जा रहा है हॉस्पिटल से। ऐसे में वो जो महिला थी वो क्या किसी परिवार के साथ जुड़ी हुई थी जो या मरीज वहां पर पहुंचा हुआ था या वार्ड की कोई सदस्य थी? क्या जानकारी मिल पा रही है इस महिला के बारे में? मामला जो है कि उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल का है, जहां पर एक बच्चा चोरी हो गया और बच्चा चोरी होने के बाद यहाँ हड़कंप मच गया है और बच्चे की मां का और परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये बच्चा करीबन 11 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे, माँ और बच्चा दोनों भर्ती रहे और कल इनकी छुट्टी हुई थी। ऐसे में आज सुबह इनको हॉस्पिटल से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था, इसलिए रुक गए रात को और धर्मशाला में रुके हुए थे। इस दौरान एक महिला से, संदिग्ध महिला से इनकी जान पहचान हुई और जब आज सुबह जो बच्चे के जो परिजन है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गए थे, इस दौरान वो जो महिला थी उस महिला ने आके उसकी बच्चे की मां को गुमराह किया और ये बोला कि इस बच्चे को भी वहां पर ले जाना पड़ेगा। ऐसे में उस मां ने उस पर विश्वास करके उस महिला को बच्चे को सौंप दिया और वो जो बच्चा है वो महिला लेकर यहाँ से फरार हो गई। इसके बाद जब सभी को पता चला कि बच्चा वो वहां पर नहीं आया, सभी ने उसको तलाश किया, हॉस्पिटल में काफी देर तक नहीं मिला। इसमें पता चला कि वो महिला जो है कि एक चोर थी और बच्चे को लेकर फरार होगी। तो वही सूचना मिलने पर हाथीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल ली है जिसमें वो महिला साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि बच्चा जो है कि उसने ही चुराया। ऐसे में पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरह से तलाशी ली, हॉस्पिटल के अंदर सभी जगह छानबीन कर रही है और बाल चिकित्सालय का जो वार्ड है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था कि कोई बाहर नहीं निकल पाए इस तरह का कोई छोटा बच्चा लेकर। ऐसे में लगातार जो है कि प्रयास किए जा रहे हैं। जी कमलेश, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, उसमें हॉस्पिटल प्रशासन की जो है कि कल छुट्टी हो गई थी और उसके बाद ये लोग जो है एक धर्मशाला में जो पार्किंग में एक धर्मशाला बनी हुई थी वहां पर रुके थे। ऐसे में हॉस्पिटल का सीधे तौर पे इस पर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं बनती दिखाई दे रही, लेकिन जो है कि प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन भी इसके लिए प्रयास कर रहा है, पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहा है और बच्चे को तलाशने के लिए सारे तमाम जो है कि प्रयास किए जा रहे हैं। जी पुलिस का क्या कहना है कमलेश, चूंकि सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के पास होगा जिसमें महिला भी बच्चे को ले जाती हुई दिख रही है? बिल्कुल, जो थानाधिकारी है योगेश चौहान हाथीपोल के, वो उन्होंने बताया कि हमने सीसीटीवी फुटेज अपने ले लिया और लगातार जो कि पूरे हॉस्पिटल परिसर में जो कि जाब्ता बढ़ा दिया गया और हर छोटे बच्चों को ले जाने आने और जाने वाले को चेक किया जा रहा है और यहाँ तक कि वार्ड में भी पूरी तरह चेकिंग की जा रही है और पुलिस दावा करी कि जल्द से जल्द उस महिला को पकड़ लिया जाएगा। जी कमलेश, ये भी बताइए, जो महिला थी, जो संदिग्ध महिला चोरी करके बच्चा भाग गई है, क्या ये पहली बार उसकी मुलाकात उस पीड़ित मां से हुई थी या पहले से उसके संबंध थे और उसके बाद उसने अपनी इतनी पूरी बड़ी घटना को अंजाम दिया? तो बताना चाहूंगा कि जो संदिग्ध महिला थी, इस महिला ने कल ही इन परिजनों से जान पहचान कर ली थी और विश्वास में रखकर ये धोखा आज इससे दिया और मौका पाकर बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो गई। जी कमलेश, लेकिन अभी फिलहाल परिजन क्या कह रहे हैं? चूंकि जाहिर तौर पर मां के लिए इससे बड़ा दर्द नहीं होगा कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया और 11 दिन बाद वो बच्चा गायब है। बिल्कुल, माँ और जो उसके परिजन है उनका सबका रो रो के बुरा हाल है। वो माँ जो है कि कई बार इस दौरान बेहोश भी हो गई है और जो पुलिस का जाब्ता मौके पहुंच गई, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और लगातार जो है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द महिला को पकड़ा जाए और बच्चे को जल्द से जल्द वापस कब्जे में लिया जाए। जी लेकिन सवाल यहाँ पर कई बनते हैं और वो सवाल लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कमलेश, कि भीड़ भाड़ होती है हॉस्पिटल के अंदर, मरीज होते हैं, तीमारदार उनके होते हैं, इतनी भीड़ में आखिर बच्चा कैसे चोरी हो गया? क्या किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी? बिल्कुल, देखिए यहाँ उदयपुर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और यहाँ पर पूरे संभाग भर से जो है कि मरीज और परिजन आते हैं। इसमें काफी भीड़ रहती है, लेकिन इस तरह से जो संदिग्ध महिला ने धोखा दिया है, उन परिजनों को अपने विश्वास में लेकर यहाँ से 11 दिन के बच्चों को लेकर वो फरार हो गई। इसके बाद पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मचा और सभी लोगों, जो आसपास के लोग थे, वो भी प्रयास करें कि बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए। पुलिस का क्या रवैया है? काफी घंटे बीत चुके हैं इस घटना को। बिल्कुल, अभी इस दौरान जो है कि मौके पे पुलिस के आलाधिकारी मौके पे पहुंच गए, डिप्टी और एडिशनल एसपी भी मौके पहुंच गए और जो लगातार है कि दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चों को पकड़ा जाए और जाब्ता बढ़ा दिया गया हॉस्पिटल में, लगातार है कि छानबीन की जा रही है। जी शुक्रिया कमलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पुलिस सीसीटीवी की मदद के जरिए चोरी जो बच्चा हुआ है और जो महिला जिसने चोरी किया है उस तक पहुंचने की कोशिश लगातार करे। और आप देख सकते हैं सीसीटीवी में जो महिला आपको दिख रही है बैठी हुई, ये वही महिला है जिसने 11 दिन के बच्चे को चोरी कर लिया और भाग गई यहां से। फिलहाल इस महिला की तलाश लगातार पुलिस कर रही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू में बिजली चोरी पकड़ने गई अजमेर डिस्कॉम की टीम पर हमले का मामला सामने आया है। हमले में 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस टीम के अधिकारी सूरजगढ़ बाईपास पर संचालित एक होटल पर बिजली चोरी की शिकायत पर छापेमारी करने पहुंचे। टीम ने जैसे ही फोटोग्राफी शुरू की वैसे ही होटल मालिक समेत 2 लोगों ने टीम पर हमला बोल दिया। इसमें निगम के एसडीओ और जेई अनिल घायल हो गए। दोनों को नागरिक अस्पताल नरवाना में दाखिल करवाया गया है। और देखिए एलएमएफ में कमरे में बंद होकर किस तरह से जान अपनी बचाई है, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूध चोरी पकड़ने के लिए साइट पर थे तो सूरजगढ़ बाईपास चिड़ावा में कार्तिक होटल है एक, उसने पीछे की साइड में विद्युत लाइन जा रही है, उसमें तार डाल रखे थे और चोरी कर रहा था। उन्होंने फोटोग्राफ लिए, फिर अंदर से 4-5 जने आए होटल से। उन्होंने मेरे 2 कर्मचारी नरेश और विजय को ज़बरदस्ती पकड़ के उठा के अंदर ले गए होटल में। उनके साथ मारपीट करी, उनको डरा धमका के वीडियो बनाए गए। जरिए टेलीफोन इतला मिली कि कार्तिक होटल पर बिजली विभाग के कर्मचारी अवैध कनेक्ट लाइट के बारे में जांच कर रहे थे, तो वहाँ कार्तिक होटल के कर्मचारी मालिक बलवान, उसका भाई और उसका साला ने कर्मचारी के साथ में मारपीट की, जिसमें मुकदमा दर्ज। कृष्ण सिंह शेखावत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, ये तो हद हो गई, मतलब बिजली चोरी करने वालों के हौसले कितने बुलंद है कि विजिलेंस की टीम वहां पर जाती है शिकायत के आधार पर और उसी पर हमला हो जाता है। जी मैं आपको बता दूं कि जो ये अजमेर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम है, ये जो चिड़ावा बाईपास पर सूरजगढ़ रोड पर एक होटल है कार्तिक होटल, वहां पर विद्युत चोरी हो रही थी और उसी की शिकायत पर है ये जो विजिलेंस की टीम है ये पहुंची थी। और वहां पर जो होटल संचालक बलवान और उसके 3-4 अन्य साथी हैं वो वहां पर विजिलेंस टीम के कर्मचारी हैं, उनको पकड़ लेते हैं और होटल के अंदर ले जाते हैं और उनमें से 2 कर्मचारियों के साथ वो मारपीट करते हैं और कर्मचारियों को है वहीं जो है बंधक बनाकर रख लेते हैं। और जो विजिलेंस टीम की जो अगुवाई कर रहे थे एईएन राम प्रताप बड़बड़ है, उनकी सूचना के बाद है जो सूरजगढ़ थाना अधिकारी रविंद्र कुमार है वो मौके पर पहुंचे और जो विजिलेंस टीम के जो 2 कर्मचारी थे उनको वहां से मुक्त करवाया गया। साथ ही जो होटल संचालक और उसके 2 अन्य साथी हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है और इनको चोटें आई हैं तो इनका जो इलाज है वो सूरजगढ़ सीएचसी में करवाया गया है। और इस प्रकरण में है वो ये एईएन राम प्रताप बड़बड़ की ओर से है सूरजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है और चिड़ावा डिप्टी सुरेश शर्मा है वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। जी, किन धाराओं में होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कृष्ण, ये भी बताइए। और उसके साथ साथ होटल मालिक के साथ कितने लोग थे जिन्होंने विजिलेंस टीम पर हमला बोला, क्या सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है? इस मामले में पुलिस ने जो है वो होटल संचालक और उसके 2 अन्य साथी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली है और होटल संचालक और 4-5 अन्य के खिलाफ जो है वो विजिलेंस टीम की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है। राजकार्य में बाधा और जाति सूचक गालियां देने सहित विभिन्न धाराओं में जो मामला है वो दर्ज किया गया है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बुलेटिन में बात करेंगे प्रदेश में आज हुए हादसों की। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ से आई है जहां पर प्रतापगढ़ में अनियंत्रित कार पलट हो गई और वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर सीकर से है जहां पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर हादसा हो गया। दोनों यहां पर जो लोग सवार थे उसमें उनकी जान चली गई। तीसरी तस्वीर आपको करौली से दिखा रहे हैं जहां शादी में टेंट लगाते समय मालिक और मजदूर की मौत हो गई। तो हादसों का गुरुवार इसे कहा जा सकता है। आज 3 हादसे की दर्दनाक तस्वीरें। पहली तस्वीर जो है वो प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित होकर कार पलट गई, 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीकर की है जहां पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, यहां पर भी 2 लोगों की मौत हुई। तो वहीं तीसरी तस्वीर करौली से आई है। ये दर्दनाक हादसा शादी के दौरान हुआ जब लोग खुशियां मना रहे थे। टेंट लगाते समय आधी रात को
मालिक और मजदूर की मौत हो गई। दरअसल वहां पर एक हाई टेंशन तार गुजर रहा था और जो लोहे का पोल था वो उससे टच हो गया, लिहाजा दोनों लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 2 की मौत हुई। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित होकर दरअसल कार पलट गई और 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल हुए, जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर यह हादसा हुआ। देर रात चतरिया खेड़ी के पास यह हादसा हुआ। प्रतापगढ़ में दरअसल ये लोग प्रतापगढ़ से घोड़ी तेजपुर जा रहे थे और उस दौरान यह हादसा हो गया। वहीं सीकर के ददिया में बारात की बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों में भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए, जिनमें से एक घायल को इलाज के लिए जयपुर रेफर करना पड़ा, जबकि 2 घायलों का सीकर के एसके हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि बारात की बस पिपराली से वापस जा रही थी। इस दौरान रघुनाथगढ़ में सामने से आ रहे ट्रक से बस की जबरदस्त टक्कर हो गई। वहीं करौली के हिंडौन सिटी में बड़ा हादसा हुआ, जहां शादी में टेंट लगाते समय मालिक और मजदूर की मौत हो गई। 11 केवी लाइन से छू गया था लोहे का पोल, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। करंट लगने से टेंट मालिक और मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी रामरूप मीणा मौके पर पहुंचे। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि जो शादी की खुशियां चल रही थी वो अब मातम में बदल गई हैं। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। चलिए इसी के साथ